थर्ड पॉइंट की बात करूं तो ये ना एक बात समझना, ये जो पॉइंट है ये हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो ये वाला हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। क्या कहता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिसाइड टू फॉरगो देयर राइट टू अरियर्स ऑफ डिविडेंड विच आर इन अरियर फॉर 3 ईयर्स। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर ना डिविडेंड था अरियर में, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड अरियर में था 3 साल के लिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने उनको माफ कर दिया। ठीक, तो ये सबसे पहले बात समझना, ये ना कोई लायबिलिटी नहीं होती, लायबिलिटी है बट लायबिलिटी कौन सी है? कंटिंजेंट लायबिलिटी है। इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्यों? प्रेफरेंस डिविडेंड ना क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं पे करेंगे। तो वो किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करती है, इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड क्या कहलाता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाता है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का कोई भी केस आएगा जिसमें क्या क्या आ सकता है? एक तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड का केस आ सकता है, या फिर कोई डिविडेंड का केस बोल सकता है, वो सॉरी डिविडेंड कह रहा हूं, कोर्ट केस का केस बोल सकता है कि कोर्ट केस चल रहा है आपका, तो हो सकता है उसमें आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है आपकी लायबिलिटी क्रिएट ना हो। ठीक, मान लो आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपके ऊपर 5 लाख की लायबिलिटी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो वो क्या एक टाइप से कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि अगर आप केस हारे तो आपको 5 लाख पे करने पड़ेंगे, अगर आप केस जीत गए तो आपको 5 लाख पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के केस में ज्यादातर कोर्ट केस का आएगा क्वेश्चन, या फिर ये प्रेफरेंस डिविडेंड का क्वेश्चन आएगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का केस क्या होता है कि आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना बाकी है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। जो उन्होंने क्या कर दिया? माफ कर दिया। मतलब सर हमारा 3 साल का डिविडेंड माफ हो गया तो हमें फायदा हो जाना चाहिए, फायदा होना चाहिए, मतलब क्या कि आप उसको किस में डाल दो? उसमें अपने कैपिटल रिडक्शन में दिखाओ, लेकिन नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि एक बात सोच के देखो, कैपिटल उसका कंटिंजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में दिखती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या आपकी बैलेंस शीट में दिखती है? नहीं दिखती। बैलेंस शीट के नीचे जो फुटनोट्स होते हैं सिर्फ उसमें दिखाई जाती है कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। बात समझ आ रही है? जो भी आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में नहीं दिखाई जाती, क्योंकि अभी तक वो पक्का थोड़ी हुई है लायबिलिटी है, वो आपके सिर्फ एक फुटनोट में दिखाई जाती है। तो अब एक बात सोच के देखो, अगर आपने उसको अपनी लायबिलिटी दिखाया ही नहीं तो आप खत्म किस बात की करोगे? बात समझ आ रही है? अगर आपने उस चीज को, उस इसको प्रेफरेंस डिविडेंड को अपनी लायबिलिटी बनाया ही नहीं तो उस लायबिलिटी को खत्म कैसे करोगे? जब तक लायबिलिटी बनी ही नहीं तो खत्म करने की बात ही नहीं आती। तो इसीलिए अगर कोई भी आपके प्रेफरेंस डिविडेंड ने या फिर कोर्ट केस अगर आपके माफ हो गए, कुछ पैसा देना नहीं निकलता, तो उसकी कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बुक्स में दिखाई भी नहीं और आपको पे भी नहीं करनी। सिंपल सी बात है, आपने लायबिलिटी दिखाई भी नहीं और आपको पे भी नहीं करनी, तो खत्म हो गई बात। आपने अपनी बुक्स में ना दिखाई उसको और ना ही आपको पे करना, तो कुछ बचा ही नहीं पेबल, कुछ बचा ही नहीं, तो उसकी कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ भी पोर्शन पे करते, अगर हम कुछ भी पोर्शन पे करते, मतलब सिंपल सा ये केस हुआ कि यहां पर तो उसने सारा माफ कर दिया, तो मतलब 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में था, 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में था, तो 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड उसने माफ कर दिया, 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड उसने माफ कर दिया, तो हमने लायबिलिटी दिखाई भी नहीं और हमने कोई पेमेंट भी नहीं करी, तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन सर अगर मान लो यहां पर क्वेश्चन बोल देता, यहां आपका क्वेश्चन बोल देता, अगर मैं बोलूं कि यहां पर आपका क्वेश्चन बोल देता कि ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने क्या किया? फोरगो किया 2 साल का क्लेम। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता कि 2 साल का क्लेम तो माफ कर दिया, 1 साल का क्लेम पे करना पड़ गया, मतलब 3 साल का डिविडेंड आउटस्टैंडिंग में था ना, जिसमें से 2 साल का माफ कर दिया उन्होंने और 1 साल का आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। 1 साल का आपको क्या करना पड़ेगा? पे। तो उस केस में कैसे चलेंगे? कह रहे 2 साल का अगर माफ कर दिया और 1 साल का पे करना पड़ेगा, तो पहले आप एक काम करो, 3 साल का निकाल लो। 3 साल का डिविडेंड होगा कितना? कहता है 3 साल का डिविडेंड कितना होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए की है, उस पे 12% का क्या है? डिविडेंड। तो यानी कि 2 लाख रुपए उस पे 12% डिविडेंड, कितने साल का? 3 साल का। कितना हुआ? 72,000। इस 72,000 में से 2 साल का तो माफ कर दिया,
तो 2 साल का कितना बनेगा 48,000। तो जितना माफ कर दिया उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा। सिर्फ और सिर्फ जो 1 साल का पे कर रहे हो कितना 24,000, इसकी एंट्री पास होगी और इसकी क्या एंट्री पास होगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन बोल लो या कैपिटल रिडक्शन बोल लो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जिस भी चीज में पे किया है। अगर बैंक से पे किया तो बैंक में, अगर इक्विटी शेयर पे किया तो इक्विटी शेयर से। कितने से होगी 24,000 और 24,000। तो ये हमारा क्या हो गया इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो गई इसकी। तो क्रक्स समराइज करता हूं, अगर कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी तुम्हारे क्वेश्चन में आई, अगर कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, चाहे कोर्ट केस आ जाए चाहे प्रेफरेंस इवेंट आ जाए, जनरली ये दो ही रहते हैं, ठीक। तो कोर्ट केस या प्रेफरेंस इवेंट, तो पहला समझना कंटिंजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या होता है। आप कंटिंजेंट लायबिलिटी को अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, आप उसको कहां दिखाते हो, नीचे फुटनोट्स में दिखाते हो। आप उसको किस में दिखाते हो, फुटनोट में। तो अगर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी माफ हो गई, मतलब हमें पे नहीं करनी, तो आपने अपनी बुक्स में लायबिलिटी भी नहीं दिखाई और माफ भी हो गई, तो दोनों चीजें खत्म, तो आपको कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तो जितने साल की आपकी माफ हो गई, जैसे 2 साल का 48,000 आपका माफ हो गया, फॉरगो हो गया, तो आपको 2 साल के लिए इनकी 48,000 की कोई भी एंट्री नहीं करनी। तो फिर जितना पे करेंगे, अब सोच के देखो, मुझे पे करनी पड़ गई लेकिन मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी। 24,000 की लायबिलिटी मुझे पे करनी पड़ गई लेकिन मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखी, तो मेरे बुक्स में तो लायबिलिटी जीरो है। सिंपल सी बात है, मेरी बुक्स में लायबिलिटी कितनी है, जीरो, जबकि मुझे पे कितना करना पड़ गया 24,000, तो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। वो मेरे लिए क्या है, नुकसान है। नुकसान है तो मैं उसको क्या करूंगा, रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी पे किया होगा उससे एंट्री पास कर दूंगा। बात समझ आ रही है। ये होता है हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट, ठीक। तो इस क्वेश्चन में तो इजी हो गया। इस क्वेश्चन में हमें कुछ पास नहीं करनी एंट्री, क्योंकि तीनों के तीनों साल का माफ कर दिया। तो तीनों के साल का माफ कर दिया, तो इस थर्ड एडजस्टमेंट की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। इस थर्ड एडजस्टमेंट की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, तो हमें इसमें कोई भी एंट्री पास करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, कंटिंजेंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आया। एडजस्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी की। मुझे लगता है कि अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट डेफिनेटली देगा वो, ठीक है ना।